तो बच्चों यहाँ पर हम जो है पढ़ने वाले लीनियर वेरिएशन थ्योरम को देखने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर वेरिएशन थ्योरम। जैसे कि बच्चों लिखा लीनियर वेरिएशन थ्योरम। बच्चों वेरिएशन थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको पहले एक बार आपको ब्रीफली देख लेना है। वेरिएशन थ्योरम के क्या क्या स्टेप्स हैं, 3 स्टेप वहाँ पर बताए थे कि एनर्जी मिनिमाइज करते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन चूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ट्रायल वेव फंक्शन, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर एनर्जी किसी पैरामीटर अल्फा के लिए क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कुछ वहाँ पर स्टेप्स थे किसके, वेरिएशन के, जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। क्या ट्रायल वेव फंक्शन चूज करना, एनर्जी कैलकुलेट करना, फिर एनर्जी को मिनिमाइज करना, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपको प्रीवियस वीडियो से पता होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर बच्चों हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं इसको, क्या है, लीनियर वेरिएशन मेथड से हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को निकालेंगे, कंबाइन करेंगे। लीनियर वेरिएशन मेथड ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे। देखते हैं बच्चों किस तरह से। तो हम बच्चों यहाँ पर डील कर रहे हैं H2+ मॉलिक्यूल को। तो एक न्यूक्लियस H1 हमने इसको मान लिया, H2 न्यूक्लियस इसको मान लिया, और इसके पास H2+ मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का सिस्टम लिया। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लीनियर वेरिएशन मेथड से हम निकालेंगे। वी शैल डील विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक H2+ molecule in the linear combination of atomic orbital molecular orbital method. The molecular orbital psi can be written as, तो हम जो इसके कॉम्बिनेशन से बच्चों मान सकते हैं कि ये सपोज H1 जो है उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा तो इसका जो वेव फंक्शन हो phi1 हो, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन H2 के पास है केवल तो phi2 हो। लेकिन जो होल वेव फंक्शन होगा, जो ट्रायल वेव फंक्शन होगा, उसको साई को हम क्या माने, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, phi1 का और phi2 का। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या गया, हमने दो कोफिशिएंट आगे लगाए। तो यहाँ पर सिंपल क्या बात की, हमने H2+ मॉलिक्यूल की बात की है, और वहाँ पर दो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई हैं उनके एक के लिए वेव फंक्शन क्या माना, phi1 और phi2। लेकिन जो H2+ बनाए तो इनके मॉलिक्यूल, ये जो वेव फंक्शन है एटॉमिक वेव फंक्शंस, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से H2+ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका जो ट्रायल वेव फंक्शन हो गया ये हो गया। क्योंकि इसके लिए हम जो है श्रोडिंगर इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं कर, मतलब डिफिकल्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन इसको हम वेरिएशन थ्योरम अप्लाई करके कि इसके नियरेस्ट जो वेव फंक्शन होगा, जो ट्रू वेव फंक्शन होगा, उसके पास यहाँ से ट्रायल वेव फंक्शन से पहुँचेंगे। तो हम ट्रायल वेव फंक्शन का जो स्टेप्स था बच्चों, हमें पता चल गया कि ट्रायल वेव फंक्शन क्या है। इसके बाद क्या होता है, एनर्जी कैलकुलेट करना है इस वेव फंक्शन के लिए, और उसको दो पैरामीटर C1 और C2 को एडजस्ट करना है। उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे यूज होने वाले। तो बच्चों यहाँ पर phi1 phi2 क्या है, phi1 आर द एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन द एटम 1। psi1 कह रहे हैं जब जो है psi1 क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम पर जो है इसे H1 H2 कि इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, phi1 माना है हमने, एंड 2 1 एंड 2। तो phi1 आर द एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर phi1 एंड, हम दूसरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर phi1 एंड phi2, ठीक है। आर द एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर ऑन एटम्स 1 एंड 2, एंड C1 C2 क्या है बच्चों, आर द कोफिशिएंट ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या कोफिशिएंट है। द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एनर्जी इस जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है, इसके लिए एनर्जी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके निकाली जा सकती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बच्चों H psi = E psi किस तरह से सोल्व करके निकाली जा सकती है। H psi E psi को अगर हम क्या करें बच्चों, साई स्टार से इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E, और E = क्या करें, इसके नीचे क्या ले जाएं, ये वाला फैक्टर ले जाएं। तो कुल मिलाकर के बच्चों एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने क्या किया, साई स्टार से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने देखा है साई स्टार जो श्रोडिंगर इक्वेशन है H psi = E psi, साई स्टार से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड और होल स्पेस के लिए इंटीग्रेट किया। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, E निकल के आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर फिर लिखा हुआ है। H यहाँ पर है क्या, H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है बच्चों, E जो एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से साई के लिए हमारी एनर्जी निकल आएगी। तो आगे बच्चों एनर्जी निकाली है तो हमें वेव फंक्शन साई पुट करना होगा, जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। क्या है ट्रायल वेव फंक्शन, C phi1 + C2 phi2 दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, प्लस कॉन्जुगेट psi1 psi2 साई की जगह, और ये
तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों पुट करने पर हमारी ये वैल्यू यहाँ पर ये आता है C151 प्लस C252 C151 तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि वहाँ यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वही होगा, तो उससे कोई खास डिफरेंस आने वाला नहीं है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसके साथ में H ऑपरेट करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर H को ऑपरेट करते हुए हम मल्टीप्लाई करके बच्चों 4 टर्म्स यहाँ से आने वाली है। H को मल्टीप्लाई किया C151 पर, H C151 और मल्टीप्लाई किया किससे किया C151 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे ही H को फर्दर यहाँ पर H को अप्लाई किया हमने C252 पर, C252 H कट और C1 की मल्टीप्लाई फर्दर इससे मल्टीप्लाई किया C151। ऐसे ही बच्चों C252 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके C151 के साथ H अप्लाई करते हुए। तो इस तरह से बच्चों इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये आ गए 4 जो है टर्म्स आएंगी। ऐसे बच्चों यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे A² प्लस B² प्लस B² प्लस 2ABC ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया है इनके ब्रैकेट्स की इसकी H अप्लाई करते हुए इसकी मल्टीप्लाई किया और इसका ओपन किया है, तो यहाँ पर एनर्जी का ये फार्मूला यहाँ से आ गया है। बच्चों यहाँ पर सिंपल हम कुछ नोटेशन लिखने जा रहे हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन हो गया। एक तो बच्चों यहाँ पर C1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर निकला आएगा कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। अंदर जो बच्चों ब्रैकेट में बचा 51 H हैमिल्टोनियम 51 H हैमिल्टोनियम 51, इसको हम शॉर्ट नोटेशन में बच्चों मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 मतलब यहाँ पर 51 और इस साइड भी क्या 51। ऐसे H12 किसको लिख रहे हैं बच्चों 51 H हैमिल्टोनियन 52, और या फिर ये किसके बराबर है H21 के 52 H हैमिल्टोनियन 51 के बराबर ये रहेगा। मतलब ये इंटीग्रेशन जो किसके बराबर है बच्चों 52 H हैमिल्टोनियन 51 डी टाउ। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा C2 स्क्वायर आएगा बाहर निकल करके, यहाँ पर भी C1 C2 आएगा, C2 C1 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन दोनों क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। कहाँ से पता चला बच्चों, यहाँ से पता चला। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों एनर्जी ये किसकी एनर्जी बता रहा है कि हैमिल्टोनियन 52 पे हमने क्या किया अप्लाई किया और 51 से मल्टीप्लाई किया। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन A है 1 है और हाइड्रोजन 2 है 1 और 2। तो यहाँ पर बच्चों ये एक इंटीग्रेशन क्या कहलाता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का इंटीग्रेशन है, अगर हाइड्रोजन मान लिया इलेक्ट्रॉन इसके साथ में है इंटीग्रेशन फिल करा और इसके साथ फिल कर रहा है, तो उनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन की एनर्जी होगी उसको ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पता चलिए। तो जो दोनों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो है एक से हैं तो एनर्जी को सेम फिल करेगा। ठीक है, अगर इसके साथ है इसका इंटरेक्शन प्लस इसका इंटरेक्शन, तो इसे दोनों इंटीग्रेशंस क्या है दोनों सेम एनर्जी देंगे, ये बराबर है। इसी तरह से बच्चों H22 यहाँ पर क्या Psi2 हैमिल्टोनियन Psi2। तो यहाँ पर बाद में हम देखेंगे कि H11 और H22 भी क्या है आपस में बराबर है, फिलहाल यहाँ पर हमने नहीं लिखे। तो बच्चों ये जो शॉर्ट नोटेशन है हमने किसके लिए लिख दिया, ऊपर जो इक्वेशन है हमारी उसके लिए हमने ये शॉर्ट नोटेशन की फॉर्म में लिख कर दिया है। तो हमारे बच्चों यहाँ पर ये आ गया, जहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो है हमारा बच्चों यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे S11 ओवरलैप इंटीग्रल S22 जो है 1 कंसिडर कर रहे हैं हम, उसी के साथ ओवरलैपिंग। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये निकालेंगे और 51 52 एक ही हाइड्रोजन के दोनों नहीं है, एक ऑर्बिटल किसका बच्चों फर्स्ट हाइड्रोजन का है, दूसरा ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन का है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो 1 के बराबर मतलब 0 के बराबर नहीं हो, ऑर्थोगोनल कंडीशन नहीं लगी, भले वेव फंक्शंस क्या है डिफरेंट है, बट ये दोनों डिफरेंट अलग अलग हैमिल्टोनियन के वेव फंक्शंस है। हैमिल्टोनियन अलग अलग है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम इसका है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का है। इसी जैसा कि पीछे वाली कंडीशन हमने देखी है बच्चों, साई आई और साई जे क्या हो जाते थे, अगर डिफरेंट वेव फंक्शन है इक्वल टू 0 होता था, तो 0 नहीं होगा। लेकिन इनमें बच्चों नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो रहेगी, यहाँ 51 का स्क्वायर कराएं या फिर 52 का स्क्वायर कराएं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रहेगी और इक्वल टू क्या होगा वो 1 के बराबर होगा। लेकिन ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन नहीं चलती है। फिर अगर 2 डिफरेंट एटम के वेव फंक्शंस रहते हैं तो इनकी जगह पर तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों 1 1 लिख रहे हैं, इक्वल टू 1, लेकिन इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं बच्चों ओवरलैप इंटीग्रल S लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है उसको शॉर्ट नोटेशन में H11 H12 H22 C2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, सारे नोटेशन जो हमारे यहाँ पे यूज़ किए उनको ऊपर वाली इक्वेशंस में हमने पुट कर दिया है।
और बाकी बच्चों यहाँ पर 5(1) का स्क्वायर है, वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 लिख दिया है। वो सेम फंक्शंस है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस हैं अलग अलग, तो उनका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो एप्लीकेबल है, लेकिन ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, वो दोनों अलग अलग एटम के हैं, तो हम उसको 0 ने लिख करके क्या कर रहे हैं, ओवरलैप इंटीग्रल वहाँ पर लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से ई एनर्जी का फार्मूला आ गया है। नेक्स्ट, अब एनर्जी का फार्मूला लिख गया तो हमारे क्या किया बच्चों, हमने ट्रायल पे फंक्शन माना था एक साई, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से लिया था, C1 φ1 प्लस C2 φ2, फिर उसकी एनर्जी निकाल करके शॉर्ट नोटेशन लिखे एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को C1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक बार, डेल E अपॉन डेल C1, और एनर्जी को क्या करेंगे हम, मिनिमाइज करेंगे। ऐसे ही हम एनर्जी को जो है C2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम, तो जो यहाँ पर जो है एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द वेरिएशन थ्योरम, दिस इज डन बाय कैरी आउट द डिफरेंशिएशन। तो ग्राउंड स्टेशन एनर्जी जैसे कि बच्चों मैंने अभी बताया था, dC1 और dC2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इस इक्वेशन को, तो ताकि C1 पैरामीटर और C2 पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसको मिनिमाइज कर सकें। कैरी आउट द डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ईच कोफिशिएंट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग क्या करेंगे, ईच कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड सेटिंग द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और उसको इक्वल 0 के करेंगे। इस इक्वेशन को C1 और C2 के रेस्पेक्ट में अलग अलग हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, और D अपॉन D C1 इक्वल टू 0 रखने जा रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसको जो डिनोमिनेटर में उसको इधर ले जा रहे हैं, इसके E के साइड में नीचे। 10 भी है बच्चों, ई हमने इसके जो डिनोमिनेटर में इसको ले गए, तो इसको रेस्पेक्ट में विद वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू C1 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हुए बच्चों। तो हमने पहले क्या किया, ई को एस सच रखा है, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया, ई ऐसे रखा है, इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया है 2C1, तो यहाँ C1 के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ से लेफ्ट रहेगा C2 S12 प्लस C2 को क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ई आ गया। फर्दर ई का डिफरेंशिएशन बच्चों यहाँ गया है, तो इस ब्रैकेट को हमने क्या रखा है, एस सच रखा है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं गया है। फर्दर बच्चों 2C1 H11 और C1 के रेस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ से क्या लेफ्ट बचा बच्चों 2C2, यहाँ से हमारा लेफ्ट रहा C1 के रेस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ C1 है नहीं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारी आई। फर्दर हम DE अपॉन DC1 इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं, तो ये DE अपॉन DC1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये वाली सारी टर्म क्या होगी, 0 हो गई ये वाली टर्म। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आई, ये टर्म आई, फर्स्ट टर्म आई, और सेकेंड टर्म इधर से बच्चों आई है राइट हैंड साइड से। यहाँ पर फर्दर क्या करें, C1 इधर ले जा करके बच्चों, तो यहाँ से C1 वाली टर्म फर्दर हमने बच्चों क्या किया, 2 हर जगह है सब सारे उस टर्म्स में, तो 2 से कट आउट, आपस में कट कर दिया है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया है, और C1 बच्चों कॉमन ले लिया, ये टर्म आई ई इधर आ करके, और H11, या फिर मैं कहूँ कि मैं इसको इधर ले गया और H11 माइनस ई, दोनों में C1 टर्म थी वो कॉमन ले ली, ऐसे बच्चों प्लस C2 इसमें भी टर्म है, इसको मैं इधर ले गया, तो H12 माइनस यहाँ पर ES12, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ES12 और C2 क्या किया है, कॉमन ले लिया है, यहाँ पर भी था इसमें भी था, इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्या है, तो बच्चों एक इक्वेशन इस तरह से होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल DE अपॉन D दूसरे के रेस्पेक्ट में, और एक सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे, इसकी जैसी इक्वेशन बनाएंगे C2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हुए। तो मैंने यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशन लिखी है, फर्दर इसको जो है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट किया है बच्चों, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ई को ऐसे रखा है, फर्दर इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखा, ई का डिफ्रेंशिएशन किया है, और फर्दर यहाँ पर C2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हमने किया है, और DE अपॉन DC2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 पुट किया है, तो ये 0 हो गया मिनिमा की कंडीशन के लिए बच्चों, तो यहाँ पर ये और राइट में ये टर्म रह गई। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है बच्चों इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, H12 माइनस ES12, तो यहाँ से बच्चों रखते हुए हमारी ये इक्वेशन जैसे कि ऊपर सॉल्व की है, हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली मिनिमाइजिंग, जैसे कि मैंने उधर दिखा दिया, मिनिमाइजिंग E विद रेस्पेक्ट टू C2 बाई रिक्वायरिंग पुटिंग DE अपॉन DC2 इक्वल टू 0, तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आएगी।
तो बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दो इक्वेशंस आ गए, मिनिमाइज करते हुए C1 के रेस्पेक्ट में एक और C2 के रेस्पेक्ट में। इनको बच्चों हम मैट्रिक्स एलिमेंट में रख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में रख रहे हैं। C1 के कोफिशिएंट को क्या H11 माइनस ई और H21 माइनस ई S21, और C2 के कोफिशिएंट्स को H12 माइनस ई S12 H22 माइनस ई। तो इसको बच्चों हमने क्या रखा, उन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से रख लिया, मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में। इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन H11 माइनस ई H22, जैसे कि मैंने पहले बताया था बच्चों H11 जो है यहाँ पर कंसिडर कराएं H22 के, क्योंकि यहाँ पर H11 क्या था, साइवन हैमिल्टोनियन। तो ये बता रहा है बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन क्या है एटम 1 के S1 ऑर्बिटल में, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है दूसरा वाला जो बताएगा H22 क्या बता रहा है, उस एनर्जी को बता रहा है जब वो क्या होगा सेकेंड ऑर्बिटल, मतलब H2 के S ऑर्बिटल। लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही प्रोटॉन है और तो सिमिलर बिहेवियर करेंगे, तो इसलिए वो दोनों सिमिलर ही होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने क्या कर लिया H22 1 से रख लिया H11 की। तो यहाँ पर H11 माइनस ई का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों इससे करते हुए, तो जैसे कि H12 पीछे पुट किया ही था, H12 किसके कंसिडर करें H21 के, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में करते हुए, तो बच्चों डिनोमिनेटर को हम जो एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो H11 माइनस ई का स्क्वायर किसके बराबर हो गया H22 माइनस ई S2 के स्क्वायर के। H11 जब इसको करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर जो 4 से हमने क्या किया है ई की एनर्जी निकाली है, 4 से एनर्जी आएगी जब इक्वेशन नंबर हम 4 यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं H11 माइनस H21, तो कौन सी आ रही है, ये वाली एनर्जी आ रही है 4 से, और 5 से बच्चों ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी निकल के आएगी माइनस H11 जब H21 ऊपर लेके जाओगे H11 प्लस H21, और यहाँ से जो है बच्चों ई को इधर लेकर के आए राइट हैंड साइड, तो E1 प्लस S हो जाएगा वो S21 ओवरलैप इंटीग्रल, जिसको हमने S21 को क्या लिख दिया नोटेशन, क्योंकि वो दोनों में सेम ही है, ओवरलैप इंटीग्रल है दोनों का, तो S21 को केवल सिंपल S लिख दिया है यहाँ पर हमने। तो इस तरह से बच्चों दो एनर्जी निकल के आए, इसका मतलब दो हाइड्रोजन ऑर्बिटल आपस ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, दो एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिए बच्चों ये एनर्जी निकल गया, एंटी बॉन्डिंग के लिए ये निकल गया। अब हमें जानना है कि इनके वेव फंक्शंस क्या होंगे। ये जो साई है इसके लिए साई क्या होगा, जी वाला जो आ रहा है जी रेड और अनजी रेड, साइज जी क्या होगा और साइज अनजी रेड क्या होगा, क्योंकि एनर्जी जो है बॉन्डिंग के कोरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आ गई है, एंटी बॉन्डिंग के कोरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आ गई है यहाँ से, जैसे कि ऊपर हमने किया है। तो अब देखना है वेव फंक्शंस क्या है, वेव फंक्शंस क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है C1 phi1 प्लस C2 phi2 का कॉम्बिनेशन है, तो हमें C1 और C2 कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन जो 4 आई है इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, जो कि इक्वेशन हम 1 कौन सी थी, इस इक्वेशन के अंदर हम ऊपर पुट कर रहे हैं H11, तो किसके बराबर हो जा रहा है H12 माइनस ES12 के। तो यहाँ पर जो कुछ जो H12 कंसिडर कर रहे हैं H21 के, तो कहीं पर H1 या H2 हो रहा है, तो उससे मतलब कहने का ये बराबर हो जाएगा, और एक बार माइनस के बराबर आएगा, तो दो कोफिशिएंट निकल करके यहाँ पर आएंगे, तो H12 क्योंकि H21 के बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 और 5 की, जब 4 पुट कर रहे हैं तो बच्चों 4 पुट कर रहे हैं तो क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं H1 माइनस ई H12 माइनस एस ई। तो यहाँ जब 4 पुट करेंगे H11 इक्वल टू हो जाएगा H12 माइनस ई एस, तो H12 माइनस ई एस, तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस C2, और जब हम जो है बच्चों ये वाली पुट करेंगे माइनस के बराबर पुट करेंगे H11 माइनस इसके बराबर पुट करेंगे, तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा बच्चों C1 इक्वल टू C2। तो हमारे दो कोफिशिएंट में दो वैल्यूज हैं, C1 इक्वल टू C2 है या फिर C1 इक्वल टू माइनस C2 है। तो हमारे जो दो वेव फंक्शंस रहेंगे वो जब C1 इक्वल टू C2 है तो इससे बच्चों ये हो गया C1 phi1 प्लस phi2, जब C1 इक्वल टू माइनस C2 है तो वहाँ से आ गया phi1 माइनस phi2। एक जीरेट बॉन्डिंग के लिए हो गया, ये अनजीरेट एंटी बॉन्डिंग के लिए आ गया।
एक बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन आ गया, एक एंटी बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन हमारा आ गया, दो कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए बच्चों कौन सा आ गया, ये आ गया, और एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या आ गया, यहाँ होगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए हो गया। जो प्लस वाला है सेम फेज में ओवरलैप कर रहा है तो वो है बॉन्डिंग के लिए, जब अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं वो आ गया एंटी बॉन्डिंग के लिए। नेक्स्ट काम क्या है बच्चों इनका, इसमें हमें C1 C2 तो नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट क्या होगा ये जानना, C1 क्या होगा, तो हम लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बच्चों, जो कि हमारा जो है बॉन्डिंग के लिए क्या निकलता है 1/√2 1 + s है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है। एंटी बॉन्डिंग के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पर माइनस आना है, तो बच्चों फाइव इक्वल टू C1 ∅1 + C2 ∅2 नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में पुट करेंगे ताकि हम C1 की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि C1 इक्वल टू किसके लिए बच्चों, C2 के लिए जो था। ठीक है, तो C1 C2 बराबर है, तो C1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो C1 जो निकाल लेंगे हम नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की बच्चों ये कंडीशन होती है, जैसे कि पहले जानते हैं हम 5 यहाँ पर करें इसका स्क्वायर, बच्चों ओपन किया हमने इसको, 5(1) का स्क्वायर प्लस 5(2) का स्क्वायर प्लस 5(1) 5(2), क्योंकि 5(1) 5(2) हम जान रहे हो दो डिफरेंट एटम के वेव फंक्शंस है 5(1) एंड 5(2), इसलिए बच्चों इसके जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर क्या लिखा है उसकी जगह हमने ओवरलैप इंटीग्रल लिखा हुआ है, ना कि उनको जीरो नहीं किया है, जैसे कि ऑर्थोगोनल हो जाते हैं दो डिफरेंट वेव फंक्शन हो लेकिन ये डिफरेंट हैमिल्टोनियन के। बाकी बच्चों ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एप्लीकेबल होती है इन पे, वाले डिफरेंट के हैं क्योंकि इंडिविजुअल वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से हमने क्या सारा C1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर गया वेव C1 क्या निकल गया 1/√2 1 + s निकल करके आ गया है। इसी तरह से फर्दर बच्चों हमने C2 सेम वे में अगर C2 निकालेंगे हम तो क्या निकल आएगा 1/√2 1 - s निकल करके यहाँ पर वो आएगा। तो इस तरह से बच्चों लीनियर वेरिएशन थ्योरम थी, एक बार इसको ब्रीफली हम देखते हैं फिर से हमने क्या क्या किया है इसको। तो बच्चों आपने वेव फंक्शन माना किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, एक है H1 H2 कंबाइन होकर के एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके लिए वेव फंक्शन आपने माना 5(1), इसके लिए माना 5(2), H2 के लिए जो हम वेव फंक्शन लिख सकते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर इसकी एनर्जी निकाली है, एनर्जी निकालने के लिए बच्चों ये फार्मूला है, उसमें हमने क्या कर दिया है psi1 psi2 जो psi1 है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है तो और इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से बच्चों और कुछ नोटेशंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, नोटेशंस पुट करने के बाद बच्चों ये एनर्जी का फार्मूला आया हुआ है और इसको C1 और C2 के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है। मिनिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना और उसकी वैल्यू जो पुट करनी है अपॉन डेल C2 इक्वल टू क्या करना है 0 पुट करना है। तो इस तरह से पुट करते हुए बच्चों दो हमारी इक्वेशंस बनी है जिनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। जब उसको डिफरेंशिएट किया C1 के रेस्पेक्ट में तो बच्चों इक्वेशन आई हमारी 1, इस फॉर्म में ये इक्वेशन आई है, और उसको डिफरेंशिएट किया C2 के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन आई बच्चों हमारी ये आई है। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया है, उनको फिर क्या कर दिया मैट्रिक्स को बच्चों एक्सपेंड किया है डिटरमिनेंट को, H11 यहाँ पर H11 किसके बराबर है H22 के, और H12 बराबर किसके बच्चों H21 के। तो स्क्वायर में टर्म आई है, यहाँ से हमने कहा कि स्क्वायर में आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में। इस तरह से बच्चों यहाँ से दो एनर्जी निकल के आए, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो दो तरह के इंटरेक्शन है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये यहाँ पर करेंगे। तो एक की एनर्जी जो हमने क्या लिखी है ईजी और एक की एनर्जी लिखी है EU, इज जीरेड और अनजीरेड इसके रेस्पेक्ट में। फिर बच्चों क्योंकि जो हमारा साई है वो क्या है C1 ∅1 + C2 ∅2, तो हमारा सेकंड काम था C1 और C2 जानना। तो बच्चों यहाँ से जो ये वैल्यूज आई हैं 4 5 की इनको पुट किया है हमने इक्वेशन 1 में, चाहो तो दो पुट कर लो तो दो तरह की वैल्यूज निकल के आएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है। एक में आया C1 = C2, दूसरे में आया बच्चों C1 = -C2, C1 = C2 और C2। तो यहाँ से हमारा जो वेव फंक्शन आ गया phi = C1 मतलब बराबर आ गए, तो C1 हमने कॉमन ले लिया 5(1 + 5(2) हो गया और फर्दर बच्चों इसको नॉर्मलाइज किया दोनों कंडीशंस में, तो हमारे यहाँ पर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आए। तो इस तरह से बच्चों जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनकी एनर्जी का फार्मूला हमने निकाला और
उनके वेव फंक्शन की बात हमने की और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशंस होती है उसको अप्लाई करते हुए। थैंक यू।